इसमें सवाल जो होता है वो ये आ जाता है कि हाउ एनएटी हेल्प्स टू रिड्यूस द डिप्लेशन ऑफ आईपी वर्जन 4 एड्रेसेस। ठीक है, कि जो IPv4 के जो एड्रेसेस बहुत तेजी से खर्च हो रहे थे, क्योंकि जब एड्रेसेस सेल आप जब तक करेंगे नहीं तब तक लोग नेटवर्क पे अपना डेटा भेज नहीं सकते थे। तो अननेसेसरी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को आईपी जो एड्रेसेस थे वो परचेज करने पड़ रहे थे। तो जो 4 बिलियन का जो हमारे पास एड्रेस स्पेस था वो जल्दी खत्म होता जा रहा था। और इसी वजह से मैंने आपको पिछली वाली इसमें भी दिखाया था सेशन के अंदर कि IP वर्जन 6 के ऊपर भी काम शुरू हो गया था। ठीक है, तो लेकिन फिर NAT आ गया, उसने कहा कि ऐसे करने की जरूरत नहीं है। जो क्लास A क्लास B क्लास C के जो कुछ एड्रेसेस हैं उनको आप प्राइवेट कर दें। ठीक है, तो इससे फायदा क्या हो जाएगा, ये प्राइवेट एड्रेस, उससे फायदा क्या होगा कि जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसके अंदर जो एड्रेसेस इस्तेमाल होंगे वो प्राइवेट होंगे और वो प्राइवेट रिपीट हो सकते हैं। लेकिन आप वैसे का अगर पब्लिक IP जो दिया हुआ है वो रिपीट नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, वो यूनिक होता है। लेकिन क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये वाला जो ये जो क्लास B का एड्रेस है, ठीक है, ये कीट के अंदर भी यूज हो रहा है, क्योंकि ये कीट को आप देखते हैं तो कीट के अंदर ये यूज हो रहा है। साथ में हो सकता है कि ये माजू के अंदर भी यूज हो रहा हो, क्योंकि वो भी एक बड़ा सेटअप है। क्लास C के एड्रेसेस में नहीं पूरा होगा, क्या क्लास B चाहिए होगा। हो सकता है कि ये इकरा के अंदर भी हो सकता है ये CBM के अंदर भी हो रहा हो। हाँ, सिर्फ यही एड्रेस है क्लास B का ही। लेकिन अब देखें ये कितनी सारी जगहों पर रिपीट हो रहे होंगे, क्योंकि जब क्लास B का एड्रेस है तो वो रिपीट हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो प्राइवेट एड्रेस है क्योंकि ये विजिबल नहीं होता इंटरनेट के ऊपर। तो अब कीट को या माजू को या फिर CBM को, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन को ये एड्रेसेस परचेज करने की जरूरत नहीं है। अब उनके लिए सहूलत हो गई कि इनको वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे ये फायदा हो गया कि IPv4 के जो एड्रेसेस थे वो अननेसेसरी इन ऑर्गेनाइजेशन को परचेज करने की जरूरत नहीं रही। नेसेसरी तो होगा, क्योंकि जब एक या दो या तीन या चार या पांच पब्लिक IP चाहिए होंगे वो तो इन्होंने परचेज करने ही है। लेकिन अगर 500 की जगह पर सिर्फ 5 परचेज करेंगे तो एक तो इनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाएगा, और दूसरा जो वो इदारा था जो IPv4 के एड्रेसेस सेल करता है उसके पास भी एड्रेसेस बच जाएंगे। क्योंकि जो 500 की जगह पर सिर्फ 5 एड्रेस बेचने पड़ेंगे तो 495 एड्रेसेस IP वर्जन 4 के बच जाएंगे सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इस तरीके से थाउजेंड्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज हैं दुनिया में, थाउजेंड्स ऑफ द बिजनेसेस हैं, थाउजेंड्स ऑफ द फैक्ट्रीज हैं। उन सब के पास ये जो प्राइवेट एड्रेसेस चल रहे होंगे लोकल एरिया नेटवर्क में, तो कितना सारा स्पेस IP वर्जन का बचा लिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा इसका क्या क्या कह सकते हैं कि इसके बेनिफिट्स हैं NAT के। ठीक है जी, ये दो सवाल इसके बन सकते हैं, तो दोनों के जवाब मैंने आपको बता दिए। अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं पहले। जी, कोई क्वेश्चन नहीं है? हाँ जरा, मैं ये कह रहा था कि जो इतने सारे इदारों ने अपना अपना जब नेटवर्क चला रहे हैं तो फिर उनको जो हर यूजर के लिए एक एक पब्लिक एड्रेस लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर कीट के अंदर इतने सारी लैब्स हैं, 10 लैब्स तो है हमारे पास, इस तरह से इंजीनियरिंग की लैब्स हैं, इस तरीके से फिर जो हमारे पास फैकल्टी है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बाद एकेडमिक स्टाफ है। इन सबको मिलाएं तो हमारे पास मे भी के 500 600 यूजर्स हो। तो सब इंटरनेट पे कम्युनिकेट भी कर रहे होते हैं, हर बंदे ने अपनी ईमेल भी चेक करनी है, हर बंदे ने कोई ना कोई एक दूसरे से बात भी करनी है। तो फिर उनको सबको पब्लिक IP जब देने की जरूरत पड़ सकती थी, तो फिर ये कीट के लिए भी पॉसिबल नहीं था कि 600 एड्रेसेस वो परचेज करता, ना ही किसी और इदारे के लिए था। तो फिर इस वजह से जो प्राइवेट एड्रेसेस हम यूज करते हैं और NAT की ट्रांसलेशन के साथ सेट ऑफ लिमिटेड IPs पब्लिक IPs को यूज करते हैं ट्रांसलेशन के बाद, तो वो एक बेनिफिट हो गया हमारे लिए।
ये वाला जो कॉन्सेप्ट हो गया, ये अगले वाली स्लाइड पे इसका दिया हुआ भी है कि ये वाला सिर्फ एक एड्रेस होने की वजह से इतने सारे प्राइवेट एड्रेसेस को इस एक एड्रेस से रिप्लेस किया जा रहा है, जो सोर्स आईपीस थे। तो ये एक एड्रेस परचेज कर लिया पब्लिक, और बाकी इन सब के लिए प्राइवेट आईपीस यूज कर लिए। ये बेनिफिट है नेट का। अब नेट ने ये फायदा कर दिया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्राइवेट आईपी जब वो यूज करेगा तो इतने सारे यूजर्स के लिए वो पब्लिक आईपी परचेज नहीं करेगा। सिर्फ एक या दो या तीन पब्लिक आईपी परचेज करना उसके लिए सफिशिएंट हो गया बस। तो ये बात थी। अच्छा, तो ये हमारा हो गया नेट का कॉन्सेप्ट। जो आज वाला टॉपिक है उसके ऊपर हम आते हैं, और वो आज का टॉपिक हमारा क्या है। अच्छा, असाइनमेंट वन आपको अपलोड मैंने कर दिए, ये याद रखिएगा। तो असाइनमेंट वन जो है वो सबमिशन भी दी हुई है, और एलएमएस के ऊपर ही सबमिशन है। अच्छा, जो आज का टॉपिक है वो डिवाइसेस के रिलेटेड है, ठीक है। तो नाम तो इसका ये है कि कनेक्टिंग लेंस, बैकबोन नेटवर्क्स एंड वर्चुअल लेंस। ये इतने सारे जो हम कनेक्ट करने की बात करते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास इंटरमीडिएट डिवाइसेस होती हैं, वही इनको कनेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। तो अब उसमें क्या क्या चीज़ बताई हुई है। अब ये कनेक्टिंग डिवाइसेस का हमारे पास कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है लोकल एरिया नेटवर्क बनाना, ठीक है। एक होता है वाइड एरिया नेटवर्क बनाना, ठीक है। या फिर दूसरा ये होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अपने अंदर हम इसको वर्चुअली सेगमेंट कर देते हैं। वर्चुअली सेगमेंट का मकसद क्या है कि ये हमारे पास एक डिपार्टमेंट है। जिस तरह अगर कीट की बात करें तो ये फॉर एग्जांपल मेरे पास लैब वन है, ठीक है। और किसको लैब वन की जगह पर हम कर देते हैं। अच्छा, इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास सी ओ सी आई एस है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक और बिल्डिंग हो सकती है, ये हमारे पास हो सकती है कि ये इंजीनियरिंग की है, सीओई की, ठीक है। इसी तरीके से और भी बिल्डिंग्स है हमारे पास। अब इसके अंदर अ, ये एक लॉजिकल सेटअप है हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट हमारे पास लैब्स बनी हुई है, ठीक है। इसी तरीके से और डिपार्टमेंट्स भी बने हुए हैं, फैकल्टी भी है। इस तरीके से अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसकी, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये भी ऐसे ही है, इसके अंदर भी लैब्स बनी हुई हैं, इसके अंदर भी लैब्स हैं, ठीक है। इसके अंदर भी लैब्स हैं हमारे पास, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये जब अपना सी ओ सी आई एस का लोकल सेटअप बनाएंगे, याद रखेगा कि जब लोकल सेटअप सी ओ सी आई एस का बना रहे हैं तो वहां पर ये डिवाइसेस काम आ जाएंगी हमारी, ठीक है। ब्रिजेस या रिपीटर्स, इससे हम मिलकर ये नेटवर्क बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब सीओई अपना ये नेटवर्क बनाएगा तो वो इन डिवाइसेस की हेल्प ले सकता है, ठीक है। तो सीओई ने अपना नेटवर्क जितने भी बनाए, एक लैब को दूसरी लैब के साथ कनेक्ट करना है, दूसरी को तीसरी के साथ, तीसरी को चौथी के साथ, तो वो स्विचेस इस्तेमाल करते जाते हैं और ये पूरा सेटअप बन जाता है ये हमारा, ठीक है। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि ये दोनों बिल्डिंग्स भी आपस में बात करें। तो फिर हमारे पास क्या है, ये एक सेपरेट लेन है, लेन्स है, ठीक है। ये सेपरेट लेन्स है हमारे पास।
एक लेन नहीं है, इसके अंदर काफी सारे लेन्स हो जाएंगे। तो इनको जब आपस में कम्युनिकेट कराएंगे तो फिर इन डिवाइसेस की हमें जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो फिर हम एक राउटर बीच में देके, एक राउटर, वो इन दोनों बिल्डिंग्स को, तो अब सिर्फ राउटर एक इस्तेमाल हुआ है, बाकी इसके अंदर भी सारे स्विचेस इस्तेमाल हुए हैं। कितना बड़ा नेटवर्क बनेगा, सारे स्विचेस है इसके अंदर, कितना बड़ा नेटवर्क बनेगा, सारे स्विचेस है। और जो स्विचेस हैं वो हमारे इस कैटेगरी के अंदर आ रहे होते हैं, और जो राउटर्स हैं वो हमारे इस कैटेगरी में आ रहे होते हैं। तो वो क्या करता है, इंटर नेटवर्किंग करवाता है। अब ये भी एक नेटवर्क बना हुआ था और ये भी एक नेटवर्क बना हुआ था, इन दोनों को मिलाने के लिए हमें इंटर नेटवर्किंग डिवाइस की जरूरत पड़ी थी, ठीक है। लेकिन ये जो नेटवर्क बन रहे थे, तो उसके लिए जो डिवाइसेस इस्तेमाल हो रहे थे वो हमारे पास थे लेयर टू स्विचेस या लेयर टू ब्रिजेस थे, जिसको हम इस्तेमाल करते हुए इसके अंदर अपने अपने नेटवर्क बना रहे थे। तो ये एक बड़ा नेटवर्क बन गया, ये भी एक बड़ा नेटवर्क बन गया। इन दोनों नेटवर्क को मिलाने के लिए इंटर नेटवर्किंग डिवाइस उठाई हमने, तो ये भी कर लिया। या फिर पहले आपने नेट के अंदर देख लिया था कि राउटर जो होते हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क को भी जोड़ने के काम आते हैं। तो वहां पर भी आप कह सकते हैं कि जी लोकल एरिया नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है तो भी राउटर की जरूरत पड़ेगी। या अगर दो लोकल नेटवर्क्स को मिलाने के लिए राउटर इस्तेमाल हो सकता है, ये बात भी सही है, दोनों बातें अपनी जगह पर सही है। तो राउटर्स दोनों ही इन्वायरमेंट में काम कर सकता है। एक वाइड एरिया नेटवर्क, इसमें ये लिख सकते हैं कि पहला जो इसका यूज है, लैन टू लैन एंड वैन कनेक्टिविटी, को राउटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। फिर अगर लेंस एंड लेंस, तो भी राउटर की जरूरत पड़ेगी। तो ये लेन वैन के कनेक्टिविटी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम, और मल्टीपल लेंस को मिलाकर भी अ, हम जब बड़ा एक नेटवर्क बनाते हैं अपना ही ऑर्गेनाइजेशन का, तो भी हमारे पास राउटर की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो ये दो मेजर कैटेगरीज यहाँ हैं कि नेटवर्किंग का मकसद, आप अपना लोकल नेटवर्क जब डेवलप कर रहे हैं तो वहां पर आपको किस डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, जब मल्टीपल नेटवर्क्स आपके अपने ही इदारे के अंदर जो काम कर रहे हैं जब उनको मिलाएंगे तो फिर इंटर नेटवर्किंग की डिवाइस बनेगी, वो ये वाला केस हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट को, बाहर की दुनिया को एक्सेस करना चाहती है, तो फिर ये वाला हो जाएगा लेन टू वेन कनेक्टिविटी। फिर भी आपके पास राउटर इस्तेमाल हो जाएगा। गेटवे क्या करते हैं, आगे गेटवे की स्लाइड आएगी तो पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया होता है हमारे पास जो डिवाइसेस हैं, और इसको इस तरह ब्रॉडर क्लासेस में हम डाल देते हैं कि नेटवर्किंग डिवाइसेस वो होती हैं जो सिर्फ लोकल एरिया नेटवर्क बनाने में हेल्प करती हैं, और इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस वो होती हैं जो डिफरेंट नेटवर्क्स जो कि यहाँ पहले हम बना चुके थे उनको जोड़ने के काम आ सकती है। या फिर ये हो सकता है कि ये जो यहाँ का नेटवर्क है उसको वाइड एरिया नेटवर्क की एक्सेस चाहिए, तो फिर राउटर्स इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं इसमें। आगे हमारे पास क्या है इसमें जी, अच्छा, अब हम पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ठीक है। अब हमारे पास ये कैटेगरीज हैं, 5 कैटेगरीज ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस। सबसे पहले हमारे पास हब होते हैं, ठीक है, जिसे हम पैसिव हब कहते हैं, ये आजकल इस्तेमाल नहीं होते, ठीक है। तो फिर हमारे पास एक्टिव हब या रिपीटर कहते हैं उसको। फिर हमारे पास लेयर टू जो है, टू लेयर स्विच या ब्रिज कहते हैं उसको। फिर थ्री लेयर के ऊपर आ जाए या लेयर थ्री के ऊपर तो राउटर्स होते हैं। और फिर ऑल लेयर्स के ऊपर, ये ऑल लेयर्स है, ठीक है। ये लेयर टीसीपी आईपी मॉडल दिखाया हुआ है जिसकी 5 लेयर्स होती हैं। लेकिन अगर ओएसआई लेयर की बात करें, ओएसआई मॉडल की, तो उसकी 7 लेयर्स होती हैं। तो जो गेटवे डिवाइस होती है वो ऑल लेयर्स के अंदर काम करती है, और जो राउटर होता है वो अप टू 3 तक काम करता है। अप टू 3 याद रखेगा कि ये इन्होंने ऐसे नहीं दिखाया हुआ कि ये इस तरह से कर दिया हो, ये लाइन यूं लगा दी हो कि ये सिर्फ नेटवर्क की डिवाइस है तो नेटवर्क के ऊपर काम करेगी, बाकी नहीं करेगी। और ये वाली जो ब्रिज है ये सिर्फ लेयर टू तक काम करेगा, तो लेयर टू से ऊपर या लेयर टू
2 से नीचे काम नहीं करेगा, ये चीज नहीं कही हुई। ये उन्होंने ये वाला पार्ट दिया हुआ है इसका। ठीक है, ये चीज बताई हुई है कि ये अप टू लेयर 3, इसका मतलब है कि इसके अंदर लेयर 2 की वर्किंग भी शामिल है, राउटर के अंदर इसके अंदर लेयर 1 की वर्किंग भी शामिल है। ठीक है, इस तरीके से ब्रिज जो होगा वो अप टू लेयर 2 है, तो लेयर 2 की वर्किंग भी होगी और ये लेयर 1 की वर्किंग भी इसके अंदर होगी। इस तरीके से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं अभी इसमें। अब हमारे पास क्या है, सबसे पहला जो है हमारे पास, जैसा ये देखा है पैसिव वर्ब, ये पैसिव वर्ब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अब उसकी जगह पर रिपीटर आ चुका है। ठीक है, तो ये रिपीटर लेयर 1 की डिवाइस है। जब हम दो डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे उसके दरमियान, ये देखें ये चीज बताई हुई है कि ये लेस देन और इक्वल टू 100 मीटर का सेगमेंट हो। ठीक है, और अगर यहाँ पर डायरेक्ट ये पीसी भी कनेक्टेड हो, मैं यहाँ पीसी ड्रा कर देता हूँ। ये पीसी है, और दोनों के दरमियान जो तार लगी हुई है, ये एज्यूम करें कि ये तार यहाँ तक नहीं है और ये तार इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, और इनका डिस्टेंस लेस देन और इक्वल टू 100 मीटर है, तो फिर ये रिपीटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर डिस्टेंस जो है वो मोर देन 100 हो चुका है, ठीक है, 100 या 100 से ज्यादा है इन दोनों डिवाइस ए और डिवाइस बी के दरमियान, ये जो तार इस्तेमाल हुई है इसका डिस्टेंस 100 मीटर से ऊपर चला गया है, तो फिर हमें ये रिपीटर बीच में लगाना पड़ता है। वजह क्या है कि जब तार की जो लेंथ है मोर देन 100 मीटर हो जाए, तो फिर जो, क्योंकि ये डिवाइस अपना डेटा भेजेगी इसके पास, तो इन सारी लेयर से आते आते जब फिजिकल लेयर पे आ जाएगी, तो फिजिकल लेयर के ऊपर हमारे पास सिग्नल ट्रेवल कर रहा होता है, डेटा नहीं ट्रेवल करता। तो सिग्नल वो हमारा एनालॉग भी हो सकता है, डिजिटल भी हो सकता है। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ ये वाला। ठीक है, तो ये ओरिजिनल कंप्यूटर से जब ये वाला है। ठीक है, ये हमारे पास डिवाइस ए थी, डिवाइस ए, और ये हमारे पास डिवाइस पी है जिसकी तरफ ये कनेक्शन बना रहा है। ठीक है, डिवाइस, अब डिवाइस ए से जब सिग्नल निकला था उसकी शक्ल सही थी, लेकिन जब तार की लेंथ बड़ी होने की वजह से सिग्नल क्या है, उस तार के अंदर से जब करंट गुजरेगा तो उसके अंदर रेजिस्टेंस होती है, हीट होती है, रेजिस्टेंस या फिर एक्सटर्नल जो नॉइज होता है, कोई भी चीज हो सकती है जिसकी वजह से सिग्नल की शक्ल डेटोरेट होती जाती है, और इसको हम कहते हैं करप्टेड सिग्नल बनता जा रहा है, सिग्नल की शक्ल बदलती जा रही है अभी। ठीक है, तो फिर अल्टीमेटली जब रिपीटर तक पहुंचेगा तो उसकी शक्ल बिल्कुल बदल चुकी होगी। ओरिजिनल सिग्नल जो है वो इस तरीके से आते हैं। ठीक है, लेकिन ये शक्ल बिल्कुल बदल चुकी है, ये हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स है, इसके डिजिटल सिग्नल है, लेकिन जो शेप है उसकी ये स्क्वायर बॉक्सेस की तरह है, लेकिन ये तार में ट्रेवल करने की वजह से उसकी शक्ल कुछ ऐसे हो गई है अभी। ठीक है, तो रिपीटर क्या करता है, इसको रीजनरेट करता है। रीजनरेट करने का मकसद क्या है कि फिर इसी तरीके से वो सिग्नल को जनरेट करेगा और फिर डिवाइस बी की तरफ भेज जाएगा। तो डिवाइस बी के पास जब डेटा पहुंचेगा तो इस शक्ल में होना चाहिए उसको, तब जाकर वो समझेगा कि डिवाइस ए ने क्या मैसेज भेजा था और वो इस मैसेज को पढ़ सकता है। लेकिन अगर ये रिपीटर ना लगाए बीच में और तार की लेंथ 100 मीटर से भी ऊपर हो, तो फिर हमारे पास जब ये सिग्नल जाएगा तो इस सिग्नल को जब वो डिकोड करेगा तो डिवाइस बी जो है असल मैसेज नहीं पढ़ सकेगा। फॉर एग्जाम्पल डिवाइस ए ने भेजा था, डिवाइस ए ने भेजा था जी हेलो। ठीक है, तो हेलो का अपना एक सिग्नल था जिसकी शक्ल इस तरह से कोई बनी हुई थी, लेकिन रास्ते में ये जो सिग्नल करप्ट हो गया है, तो डिवाइस के पास भी, डिवाइस बी के पास भी अगर करप्टेड सिग्नल आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, हो सकता है कि ये जो रीड करे वो हाई की जगह पर उसके पास कुछ इस तरीके से सिग्नल आ रहा हो। ठीक है, जब डिकोड करे,
तो डिकोड जब इस तरीके से करेगा तो डेफिनेटली असल जो मैसेज है उसको वो रीड नहीं कर सकेगा, तो फिर कम्युनिकेशन का फायदा नहीं होता। ये करप्टेड या नॉइजी सिग्नल होने की वजह से जब डिकोड किया तो असल मैसेज डिकोड नहीं हुआ, उसकी जगह पर कुछ दूसरी चीज डिकोड हो गई, जबकि असल मैसेज हमारे पास जो था वो कुछ और भेजा गया था। तो जो रिपीटर डिवाइस होती है इट रीजनरेट्स द सिग्नल, ये सिर्फ सिग्नल को रीजनरेट कर देती है ताकि सिग्नल जो है वो असल शक्ल में डेस्टिनेशन तक पहुंचे, ठीक है। और ये लेयर वन की डिवाइस होती है, ठीक है? सही है। अब ये समझ आ गया कि ये जो एक सेगमेंट है तार का और ये एक सेगमेंट तार है, इन दोनों तारों को अगर मिलाएं आपस में तो इनकी लेंथ जो होती है 100 मीटर या उससे ऊपर चली जाती है, ठीक है। इस केस में हमें क्या करना पड़ता है, रिपीटर बीच में लगाना पड़ता है। वजह क्या है, क्योंकि जब इस डिवाइस से निकला हुआ करंट होता है वो जब 100 मीटर का ट्रेवल डिस्टेंस कर लेता है, डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेता है, तो उसकी जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। और अगर रिपीटर ना लगाए डायरेक्ट डिवाइस लगा दें तो फिर क्या हो जाता है कि वो जो रिसीव सिग्नल होता है करप्टेड सिग्नल, उससे जो मैसेज जनरेट होगा या डिकोड किया जाएगा वो ओरिजिनल मैसेज नहीं होगा, फिर तो फिर वो फायदा ही कोई नहीं कम्युनिकेशन का। इस वजह से रिपीटर लगाया जाता है, ठीक है। तो पहला काम तो ये है कि रिपीटर कनेक्ट्स सेगमेंट्स ऑफ लेन। फिर ये तो एक केस है ना कि दो कंप्यूटर कनेक्टेड है, लेकिन फिर अगली शक्ल ये भी हो सकती है कि रिपीटर दो कंप्यूटर को नहीं जोड़ रहा, अब रिपीटर दो लेन को जोड़ रहा है। ये बस टोपोलॉजी पे एक लेन बना हुआ है और इस बस टोपोलॉजी पे दूसरा लेन बना हुआ है। तो अब आपने इन दोनों को जोड़ना है। एक तो तरीकेकार ये है कि इन दोनों को ये जो तारें आपस में जोड़ दें, लेकिन फिर क्या हो जाएगा, इस तार की लेंथ जो है वो 100 मीटर से ऊपर निकल जाएगी। तो फिर बात वही हो जाएगी कि आपका जो डेटा होगा यहाँ से जब ट्रेवल करता हुआ जाएगा यहाँ तक आएगा तो उसकी शक्ल बदल चुकी होगी, तो भी कोई फायदा नहीं। तो फिर इस केस में भी जब दो लेंस को जोड़ना हो तो भी रिपीटर हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो पहले वाले केस में डायरेक्ट दो पीसी कनेक्ट थे, इसमें दो लेंस कनेक्टेड है, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव दोनों में यही है कि जो सेगमेंट की लेंथ है, ये जो सेगमेंट है इस सेगमेंट की लेंथ जो है वो 100 मीटर से कम हो तो फिर रिपीटर की जरूरत नहीं रहती, लेकिन अगर 100 मीटर से ऊपर निकल जाए तो फिर हमें इसकी जरूरत रहती है इसकी, ठीक है। तो ये अब रिपीटर जो करता क्या है, ये रीजनरेट करता है सिग्नल को, सिग्नल को रीजनरेट, एम्पलीफाई नहीं करता। इट इज नॉट एन एम्पलीफायर, इट इज अ रीजनरेटर, ठीक है। रीजनरेटर का मकसद क्या है कि वो जो ओरिजिनल सिग्नल है उसको रीजनरेट करता है, नॉइज को नहीं एम्पलीफाई करता, नॉइज को वो खत्म कर देता है और ओरिजिनल सिग्नल को ये बढ़ा देता है, ठीक है। अच्छा, फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये जो रिपीटर है ये टू पोर्ट का रिपीटर है, याद रखिएगा। इससे पता भी लग रहा है कि ये ओनली टू पोर्ट रिपीटर है, ठीक है। और रिपीटर की स्पेलिंग क्या हो गई, ये टू पोर्ट रिपीटर है। इसके दो पोर्ट्स हैं, एक ये वाली पोर्ट है जो कि इस तरफ कनेक्टेड है और एक ये वाली पोर्ट है जो इस तरफ कनेक्टेड है, तो ये टू पोर्ट हो जाएगा, ये भी टू पोर्ट है, ठीक है। और इससे पहले वाला जो था ये भी हमारे पास टू पोर्ट है, एक ये पोर्ट इस्तेमाल हो रही है, एक ये पोर्ट इस्तेमाल हो रही है। यहाँ पर भी देखें ये भी टू पोर्ट है, इस तरफ भी एक पोर्ट इस्तेमाल हो रही है और इस तरफ भी एक पोर्ट है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास ज्यादा पोर्ट्स वाला रिपीटर हो तो उसको मल्टी पोर्ट कहते हैं, ठीक है। ये मल्टी पोर्ट होता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम अलग अलग अपना एक लेन भी बना सकते हैं, इससे भी एक लेन बन गया। अब ये फिर एक और रिपीटर के साथ मिल गया। अच्छा, रिपीटर का नाम अभी जो उन्होंने लिया हुआ है ना वो लिया हुआ है हब, ये शुरू वाली स्लाइड में आप देख लें तो यही दिया हुआ है रिपीटर और हब, नाम यही है, ठीक है। तो जब ये दो डिवाइसेस या टू पोर्ट था तो इसका नाम रिपीटर दिया हुआ था, और जब ये मोर देन टू पोर्ट्स हो गया है तो अब ये रिपीटर नहीं है, इसका नाम हब कहलाएगा, ठीक है। तो ये काम इसका वही है, ठीक है। कि ये जो सेगमेंट है, जैसे ही यहाँ से डेटा इसके पास जाएगा इस पोर्ट में, इस पोर्ट से इस पोर्ट तक भेजने से पहले उसको वो रीजनरेट करेगा सिग्नल को। इसी तरीके से इस डिवाइस का जो सिग्नल होगा जब इस पोर्ट तक जाएगा और इस पोर्ट में भेजने से पहले इसको वो रीजनरेट करेगा। इस तरीके से इस वाली डिवाइस का भी जो डेटा होगा इस पोर्ट तक जब आएगा तो इस पोर्ट में भेजने से पहले इसको वो रीजनरेट कर देगा। तो रीजनरेशन इसका काम है, ठीक है।
तो अब दो कैटेगरीज आ गई हमारे पास। रिपीटर जो होता है वो 2 पोर्ट का होता है, और हब जो होता है वो मोर देन 2 पोर्ट्स होता है, ठीक है। लेकिन काम दोनों का अभी भी वही है, रीजनरेट द ओरिजिनल सिग्नल, ठीक है। जो ओरिजिनल सिग्नल है उसको वो रीजनरेट कर देता है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई सवाल हो? ये रिपीटर लेयर 1 की डिवाइस की बात कर रहे हैं, रिपीटर या हब, ठीक है। कोई सवाल है? पूछ सकते हैं पहले सवाल, ताकि फिर आगे चले हम। जी, कोई क्वेश्चन भाई आपका? ओके। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं यहाँ पर, पहले चेक कर लेते हैं कि आपकी ऑनलाइन अटेंडेंस का कोई सेटअप है कि नहीं है। ये मैंने एलएमएस खोला हुआ है। अच्छा देखिए, असाइनमेंट डाली हुई है ये भी, ठीक है। और ये दोनों स्लाइडें जो है ना, कनेक्टिंग डिवाइस ये भी दे दी आपको। अब हम आ जाते हैं अटेंडेंस के लिए, कि ऑनलाइन अटेंडेंस अगर आज की मेकअप डाली हुई है तो हो जाएगी, नहीं तो फिर आपको जो मैन्युअल अटेंडेंस का सिस्टम है उस पर आना पड़ेगा। ये 32 वाली आईडी है, ठीक है। और कोई डेट नहीं डाली हुई, इसका मतलब कि मेकअप नहीं हम मार्क करेंगे। आप सिर्फ अपने चैट के अंदर अपनी आईडी और नाम लिख के मैसेज कर दें मुझे, ठीक है। प्राइवेट मैसेज कर दें या पब्लिक मैसेज कर दें, तो वो मेरे पास आपका मैसेज आ जाएगा। और इस तरीके से आपकी अटेंडेंस भी हो जाएगी आज पहले सेशन की। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं, ये हो गया था हमारा। अब लेयर 2 के ऊपर आ जाते हैं हम, ठीक है। लेयर 2 पे ये देखें, दोनों वर्किंग है। लेयर 2 का जो आप ब्रिज लगाएंगे, तो वो ब्रिज भी क्या करेगा, पहले वो रिपीटर का फंक्शन करेगा, ठीक है। रिपीटर का फंक्शन करने के बाद वो अपना काम करेगा लेयर 2 का। तो इन दोनों, इस डिवाइस के अंदर दोनों लेयर्स की वर्किंग मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब ब्रिज क्या करता है, ठीक है। अब ये ब्रिज भी वही काम कर रहा है, देखें, दो सेगमेंट्स को जोड़ रहा है। लेकिन दोनों में बेसिक फर्क है, ये याद रखिएगा, कि जो रिपीटर है इसके पास अगर ये कम्युनिकेशन आ रही है, फॉर एग्जांपल हम इसकी कम्युनिकेशन कहते हैं कि इसने जो मैसेज भेजा, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्टेड है पॉइंट टू पॉइंट, तो ये अपनी पोर्ट के अंदर जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि लेयर 1 के ऊपर कोई भी एड्रेसेस इस्तेमाल नहीं होते, जो मैक एड्रेस है, आईपी एड्रेस है, या फिर जो पोर्ट एड्रेस है, ये तीन एड्रेसेस हमने पढ़े थे। और ये लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4 में इस्तेमाल होते हैं, लेयर 1 पे कोई एड्रेस नहीं है। तो ये अब क्या करेगा, एक तो जो इसके पास इस कंप्यूटर का डेटा आया है वो इसके थ्रू इसके पास भी भेजेगा, फिर इसके थ्रू इसके पास भी भेज देगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकेगा, फिर वो इसके थ्रू इधर भी भेज देगा, और इसके थ्रू इसके पास जाएगा, फिर इधर, फिर वो इस कंप्यूटर के पास भी जाएगा डेटा, और इस कंप्यूटर के पास भी जाएगा, और वो इस कंप्यूटर के पास भी जाएगा। अब ये तो पता ही नहीं कि इसने भेजा किसको था, ठीक है, क्योंकि एड्रेस तो है ही नहीं इसके ऊपर। एड्रेस होते हैं लेयर 2 के ऊपर। लेकिन ये कनेक्ट तो कर दिया इसने, हब ने ये काम तो कर दिया, कनेक्टिविटी दे दी। लेकिन प्रॉब्लम क्या कर दिया, कि जो ये कंप्यूटर अगर कोई डेटा भेजेगा, तो वो इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी। कोई फायदा तो नहीं हुआ कम्युनिकेशन का हमारे पास। तो फिर हमें ये कॉन्सेप्ट ले आना पड़ा कि नहीं, हमें ये करना है कि अगर ये वाली PC1 जो है, अगर फॉर एग्जाम्पल इसका नंबर जो है PC4 है, ये 4, और ये PC1 के साथ बात करना चाहता है, तो 4 का डेटा सिर्फ 1 के पास जाए, 2 के पास, 3 के पास, या 5 के पास, या 6 के पास नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और ये कम्युनिकेशन का रूल भी यही होता है, कि जो 1 to 1 कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, हम ब्रॉडकास्ट तो नहीं करते, सबको तो नहीं मैसेज भेज रहे होते। तो वो तब हो सकता है जब हम एड्रेस इंट्रोड्यूस करें, और एड्रेस आते हैं लेयर 2 के ऊपर। तो जो ब्रिज है उसकी जो डायग्राम दिखाई हुई है, वो भी आप कह सकते हैं कि यार ये भी तो वही है,
देखिए यहाँ पर भी रिपीटर जो है, ये रिपीटर क्या कर रहे हैं, इन दोनों लेन को जोड़ रहा है, सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर क्या है, ये भी दो लेन को जोड़ रहा है, तो फर्क क्या हुआ, नहीं फर्क है। अब फर्क क्या है इसके अंदर, क्योंकि लेयर टू की डिवाइस है तो यहाँ पर मैक एड्रेस आता है या फिजिकल एड्रेस। अब अगर ए जो है, ए एज को डेटा भेज रही है, तो वो डेटा एज के पास जाना चाहिए। ये अब एड्रेस लिखा हुआ है, क्योंकि जब ए डिवाइस अपना ये भेजेगी, इसका जो फ्रेम बनेगा, वो फ्रेम कैसे हो सकता है, लेयर टू की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और हमने मैसेज का जो एक जनरल कॉन्सेप्ट देखा था, वो यही देखा था कि हमारे पास एक इस तरीके से हमारे पास पार्सल की शक्ल होती है, उसके ऊपर एड्रेस लिखे होते हैं। तो जो सोर्स मेक होगा यहाँ पर, इसके ऊपर सोर्स मेक और डेस्टिनेशन मेक, ये दो एड्रेस होने चाहिए, ठीक है। तो अब अगर मैं ये कहूँ कि ये ए एज को भेज रहा है, और एज्यूम मैं कर रहा हूँ सोर्स मेक का जो मेक एड्रेस है वो है ए, और डेस्टिनेशन का जो मेक एड्रेस है वो है एच, ठीक है। तो अब ये दो एड्रेस लगे हुए हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो ये वन टू वन कम्युनिकेशन के लिए तैयार है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस डायग्राम में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि अगर स्टार टोपोलॉजी बनी हुई होगी तो फिर तो ये सही काम करेगा, लेकिन क्योंकि बस टोपोलॉजी बनी हुई है, तो बस टोपोलॉजी में आपको पता है कि प्रॉब्लम क्या होता है कि डेटा जब यहाँ से जनरेट होगा तो वो इसके पास भी जाएगा, 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 इसके पास भी। ये सिर्फ बस टोपोलॉजी होने की वजह से नुकसान है। अगर ये दो नेटवर्क ब्रिज के अंदर बने हुए होते, सॉरी इसमें जो स्टार टोपोलॉजी में बने हुए होते, तो फिर ये वन टू वन जाता, फिर ये पॉसिबिलिटी नहीं थी कि ए का भेजा हुआ मैसेज एफ तक भी जाए, ई तक भी जाए या सी तक भी जाए, ऐसे हो नहीं सकता था। लेकिन क्योंकि बस टोपोलॉजी होने की वजह से ये नुकसान हो रहा है कि ए का भेजा हुआ डेटा बी के पास भी जा रहा है, सी के पास भी, डी के पास भी। जी जरा, आपने कोई क्वेश्चन है? अच्छा, बस टोपोलॉजी वाला जरा पहले पढ़ चुके थे ना बेटा। बस टोपोलॉजी का क्या होता है, उसमें बस टोपोलॉजी में सब कनेक्टेड होते हैं कि बस के साथ, तो इसके पर अलग अलग कनेक्शन तो होते नहीं है, ये मल्टी पॉइंट कनेक्शन कहलाता है। तो इसमें जो ये ए भेजेगा डेटा, वो बी के पास भी जाएगा, बी के बाद सी के पास भी जाएगा, और सी के बाद ये जो अगले वाला है हमारे पास डी, इसके पास भी जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से फिर क्योंकि ये ब्रिज कनेक्टेड है, तो ब्रिज क्या करेगा, फिर ये देखेगा कि सोर्स और मेक एड्रेस है। अच्छा, ये याद रखेगा, आगे मैं अभी ब्रेक के बाद ही बताऊंगा। ये जो ब्रिज डिवाइस है, ये अपने अंदर एक टेबल मेंटेन करता है, ठीक है। वो टेबल कहलाता है फॉरवर्डिंग टेबल, ठीक है। वो फॉरवर्डिंग टेबल होता है। और फॉरवर्डिंग टेबल बनता कैसे, वो भी हम देखते हैं कि इसके अंदर, क्योंकि हमारे पास क्या है, इसकी पोर्ट्स कितनी कनेक्टेड है, दो है। एक ये पोर्ट है, इसको मैं कहता हूँ वन है, और एक ये पोर्ट है, ब्रिज की बात कर रहा हूँ, तो ये इसकी पोर्ट टू हो सकती है, ठीक है। तो ये पोर्ट हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये पोर्ट नंबर्स है, या तो वन लिखेंगे या यहाँ पर हम टू लिखेंगे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि इस तरफ जो ये है हमारे पास, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नोड या डिवाइस, ये डी, और इसकी पोर्ट नंबर, ठीक है, पोर्ट नंबर। अगर एक ये फॉरवर्डिंग टेबल बिल्कुल सिंपल सा बनाओ तो ऐसे हो सकता है। अब इसकी तरफ देखें कौन कौन से लगे हुए, ए लगा हुआ है, और ये कौन सी पोर्ट के साथ कनेक्टेड है, पोर्ट वन के साथ। बी भी लगा हुआ है, ये भी वन के साथ लगा हुआ है। इस तरीके से सी है, ये भी वन के साथ लगा हुआ है। और डी है, ये भी वन के साथ लगा हुआ है। इस तरीके से जो ई है, ये हमारे पोर्ट टू के साथ लगा हुआ है। अब ये देखिएगा, ये करेगा कि अगर ये पैकेट भेजा है हमने ए से एच के लिए,
तो जब ये पैकेट या ये फ्रेम है, क्योंकि लेयर 2 के ऊपर हम बात करें तो ये फ्रेम है हमारे पास, फ्रेम जब ट्रेवल करते हुए इस ब्रिज तक जाएगा तो ब्रिज इसको रीड करेगा कि यार इसका सोर्स मैक क्या है और डेस्टिनेशन मैक क्या है। तो ये सोर्स मैक के ऊपर बात नहीं करता। हाँ नहीं, सोर्स मैक के ऊपर बात करेगा, डेस्टिनेशन के ऊपर नहीं करेगा। वो ये कहेगा कि सोर्स मैक जो है ना उसको अपनी टेबल में लुकअप करेगा। सोर्स मैक इसका क्या है, ए। ठीक है। सॉरी, दो चीजें इसमें, पहले हम ये बनाएंगे कैसे वो वाला काम देखते हैं। फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि ये डेस्टिनेशन मैक को देख रहा है कि डेस्टिनेशन क्या है। डेस्टिनेशन देखें कहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर एच लिखा हुआ है। एज कनेक्टेड है टू के साथ। तो इस फ्रेम को देखते हुए वो ये देखेगा कि जो यहाँ से फ्रेम जनरेट होके आया है और इसके पास आया है, तो इस फ्रेम को इस सेगमेंट के अंदर भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। इस स्टेज पे ये सोचेगा भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डेस्टिनेशन में एक एच लिखा हुआ है। तो वो ये फ्रेम यहाँ से इस लेन के अंदर डाल देगा, ठीक है, क्योंकि एच जो है वो यहाँ पर है डेस्टिनेशन एड्रेस होने की वजह से। तो लेकिन प्रॉब्लम अभी भी वही होगा कि वो सब पीसीज के पास फ्रेम जाएगा। वजह क्या है कि बस चल रही है यहाँ पर, लेकिन अगर स्टार चल रही होती तो फिर ये काम ना होता। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि ए जो है डी को